ब्रेक के बाद इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां बाबरी विध्वंस केस में सभी 32 आरोपियों को बरी किया गया है। 28 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बाबरी विध्वंस में इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। आज सुनवाई होनी थी, आखिरी सुनवाई थी। 1992 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का ढांचा ढाया गया था और उसके बाद 48 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पिछले 28 सालों से यह मामला कोर्ट में चल रहा था और आज इस पूरे मामले का पटक्षेप हुआ है और लंबे समय से इस फैसले का इंतजार किया जा रहा था। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास समेत साक्षी महाराज और कई दिग्गज हस्तियां इस केस में आरोपी बनाई गई थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजू। राजू, बड़ी खबर है, 32 के 32 लोगों को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल विकास, सही कहा। जिस तरीके से देखा जाए, आज की अगर बात करें, बाबरी मस्जिद की बात करें, या 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद ढांचा को गिराए जाने के बाद में मामला कोर्ट में चलता है और कोर्ट में चलने के बाद में 28 साल व्यतीत हो जाते हैं। उसके बाद में आज जिस तरीके से जो फैसला आया है, सभी को अदालत ने जिस तरीके से देखा जाए, सीबीआई के जो जज थे, उनकी अदालत ने आज 25 लोगों को बरी कर दिया गया है। सभी लोगों को बरी कर दिया गया। ये सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, अयोध्या मामले को लेकर लोगों में शंका थी कि किसी को सजा होगी, किसी को क्या होगी, पर यहाँ पर अनुमान लगाया गया। विकास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश की जनता की बात करें, पूरे भारत की जनता, मामला पॉजिटिव होगा और जिस तरीके से देखा जाए मामला पॉजिटिव आया है विकास। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो विशेष जो जज की बात करें, जिस तरीके से विशेष अदालत में जो मामला था और जिस तरीके से लंबित चल रहा था और जो जज को विस्तार दे दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर दूसरा जज इसको मामले को सुनता तो ये मामला खत्म नहीं हो पाता। उनका सेवा विस्तार बढ़ा के ये एक ऐतिहासिक मामला आज सामने भी दिखा है। और जिस तरीके से देखा जाए, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से एक अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था और आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हाई कोर्ट की, उसने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और दोनों ही जजों की अगर बात करें, उनके नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐतिहासिक जिस तरीके से उनका क्लीट बुक में भी नाम होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, कल साध्वी ऋतंभरा की बात करें, साध्वी ऋतंभरा ने जिस तरीके से देखा जाए बहुत मेहनत की। उमा भारती की बात करें और जिस तरीके से वहाँ बहुत बड़े बड़े नामचीन थे, जिसने नेताओं का, जिसने आज देखा जाए आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, शिवसेना के सांसद रहे सतीश प्रधान, नृत्य गोपाल दास, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह नहीं मौजूद रहेंगे। जबकि मौजूद न रहने के बाद भी और सरकार ने उनका जिस तरीके से हल्फनामा दिया गया होगा, कल्याण सिंह की तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है। जिस तरीके से देखा जाए, पूर्व मुख्यमंत्री है, राजस्थान से वो देखा जाए गवर्नर भी रहे, तो उनको तबीयत खराब होने के बाद में हल्फनामा लगाया गया। और जज साहब ने जिस तरीके से देखा जाए, जिस कुर्सी पे बैठकर देखा जाए, जो कुर्सी होती है न्याय की कुर्सी पे बैठ के, और जिस तरीके से न्याय दिया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता खुश है। और यहाँ पर देखा जाए, थोड़ी देर में अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में वो जिस तरीके से अंसारी है और वो भी जनता के बीच में आएंगे और सब संत महात्माओं के साथ बैठकर वो भी एक अपना मुंह मीठा करेंगे। क्योंकि ये फैसला जो आया है विकास, जो उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे विश्व की नजर लगी हुई थी और विश्व में नजर लगी हुई थी, उनको कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि इसमें सजा और आपदा होगी। पर विकास, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, मामला पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखा जाए अयोध्या का जिस तरीके से मामला पहले जब सर्वोच्च न्यायालय ने सुना दिया तो उसके बाद में बचता कुछ नहीं है।
फिर भी लोगों के मन की बात थी। फिर जिस तरीके से देखा जाए आज जो फैसला हुआ है, इसमें सभी आरोपितों को जिस तरीके से उनको बिल्कुल फ्री छोड़ कर दिया गया है और वो कोई सजा आपदा नहीं है और देखा जाए वो आरोपी नहीं है। विकास, राजू आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ये जो खबर है इस वक्त की, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहेंगे कि बहुत बड़ा फैसला आया है लंबे समय बाद, यानी कि 28 साल बाद ये कोर्ट का फैसला आया है और सभी 32 आरोपी, आपको बता दें 6 दिसंबर 1992 को हुए घटनाक्रम के बाद 48 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 16 की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल थे और लंबी फहरिस्त है। तमाम लोग जो आरोपी बनाए गए थे उनमें कई चर्चित नाम और हस्तियां सम्मिलित थी। 32 लोगों को आज कोर्ट रूम में पेश होना था और जिसके बाद फैसला सुनाया जाना था। तो ये जो फैसला निकल करके आया है वो सभी 32 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है, यानी बेदाग बरी किया गया है और इसे लेकर के हम लगातार चर्चा में जुटे हुए हैं, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि बता रहे थे कि किस तरह से पूरी की पूरी तैयारियां की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, किस तरह से हाई अलर्ट पर है और सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम इंतजाम पूरे किए गए हैं। 28 साल बाद उस फैसले का आना जो अपने आप में इतिहास की एक नजीर लिखता हुआ नजर आता है। बाबरी विध्वंस केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सभी 32 आरोपियों को बरी किया गया है। और इसी पूरे मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चलेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा के पास, जिनके साथ कई जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद हैं और क्या कुछ वो प्रतिक्रिया देते हैं। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया मनोज जी, आपके साथ में जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, मंत्रीगण मौजूद हैं, तो वो क्या कुछ कहते हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, आज तो ऐसे ही है, जरा भागदौड़ वाला बता। कल का रख लो ना, आज थोड़ा सा। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह जी मौजूद है और उन्हीं से जान लेते हैं कि अयोध्या के इस फैसले पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। जी सर, जो भी फैसला आया है उस पर आपका पहला रिएक्शन? मेरा रिएक्शन इसमें सीधा साधा है कि ये फैसला इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता था। जब वहाँ मंदिर था जी, और मंदिर के अलावा अगर वहाँ कुछ था तो अतिक्रमण था। अतिक्रमण को हटाना कभी कोई इलीगल काम या कोई आपराधिक काम नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ठहराया है कि वो वहाँ पे मंदिर था और फैसला भी हुआ, मंदिर बनने भी वाला है। तो मैं समझता हूँ बहुत स्वागत योग फैसला सुप्रीम कोर्ट का और उन सब जो भी बरी हुए हैं नेता लोग, मैं उन सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साधुवाद के पात्र हैं कि उनके इस महाबली प्रयास से ही भगवान का राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बिल्कुल, आपने सुना कि उन्होंने साधुवाद दिया और कहा कि उन्हीं के इस प्रयास से ही इस मंदिर के निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ है। बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका। थैंक यू। हमारे साथ प्रकाश भटनागर जी, हमारे एडिटर इन चीफ जुड़े हुए। प्रकाश जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वहाँ पर जिस तरह से भीड़ इकट्ठी थी, तो भीड़ का जो उन्माद होता है उसमें आप किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं कि इसने प्रोवोक किया होगा। निश्चित तौर पर ये सारे नेता जो आज बरी हुए हैं, ये वहाँ मंच पे थे, इनके भाषण हुए थे और उसके बाद भीड़ के एक हिस्से ने जो है उस विवादित ढांचे को ढा दिया था। तो मुझे लगता है कोर्ट का फैसला टेक्निकली जो है सही कहा जा सकता है।
ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जब तक अगर वो ढांचा नहीं गिराया जाता तब तक वो पता भी नहीं चलता कि वह मंदिर था। नवंबर में जब फैसला गया था राम मंदिर के पक्ष में, 5 अगस्त को नींव भी रखा दी गई है, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। तो आप मानते कि एक नए युग की शुरुआत होगी इस फैसले के बाद, या एक अध्याय की समापन हो गया है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे जो राम मंदिर आंदोलन का जो विवादों से जुड़ा अध्याय था उसे अब खत्म मान लिया जाना चाहिए और नए सिरे से देश को एक शुरुआत करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश में आज जिस तरह का वातावरण है भी राम मंदिर को लेकर, तो उसमें किसी विवाद की गुंजाइश नहीं है। तो कायदे से जो भी, चूंकि कानूनी प्रक्रिया होती है, उसकी टेक्नोलॉजी होती है, उसकी टर्म्स होती है, तो उस हिसाब से जो आरोपी बनाए गए थे उनका बरी होना सिर्फ वक्त की बात थी। तो मुझे लगता है कि वो भी हो गया, राम मंदिर की नींव भी रखा गई, सारी चीजें हो गई और एक विवाद का समापन हो गया है। तो इस विवाद को अब मुझे लगता है यही समाप्त मान लिया जाना चाहिए। जी विकास, ये जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही थी लगातार, ध्रुव नारायण सिंह ने जिस तरह से कहा है मनोज जी की अतिक्रमण हटाया गया है, कोई हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रतिक्रिया आपकी। मनोज जी, मैं प्रकाश जी से सवाल पूछना चाह रहा था इस बारे में, वो ये कि ये फैसला अगर इन लोगों के खिलाफ आता, 32 आरोपियों के खिलाफ, तब भी भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती थी कि हमारे लोगों ने राम मंदिर के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, दंड भोगा है, क्योंकि उमा भारती ने भी कहा था जमानत नहीं लूंगी। और जो राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती, उन्होंने तो कहा था कि मैं फांसी तक चढ़ने के लिए तैयार हूं। अब जबकि ये फैसला इन 32 लोगों के पक्ष में आ चुका है, तो कांग्रेस के पास क्या स्टैंड रह जाएगा? क्योंकि बीते कुछ दिनों में उसने सॉफ्ट हिंदुइज्म अपनाया था। अब वो इस फैसले का क्या विरोध कर पाएगी या इस फैसले का स्वागत करने की स्थिति में रहेगी? बिल्कुल, रत्नाकर जी का सवाल है प्रकाश जी कि जो फैसला आया बीजेपी स्वागत कर रही है। उमा भारती ने कहा था कि मैं जमानत नहीं लूंगी अगर सजा होती है। रामविलास वेदांती ने कहा था कि मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चल रही थी, क्या अब कांग्रेस इस फैसले का विरोध करने की स्थिति में होगी? देखिए, राजनीतिक तौर पर मुझे लगता है कि समझदारी अब इसमें, तो इस मामले में कांग्रेस को शायद चुप रहना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर विरोध उसका एक मौलिक स्वर है। जो राम मंदिर आंदोलन को लेकर कांग्रेस की जो भी भूमिका रही है, उसमें विरोध उसका मौलिक स्वर है। लेकिन इस समय जब वो अपना रणनीतिक तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, तो उसे इस मामले में जिस तरह से उन्होंने राम मंदिर के जो शिलान्यास था, उसका भूमि पूजन हुआ, उसका स्वागत किया था कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेताओं ने घर में अखंड पाठ, रामायण, हनुमान चालीसा जैसे आयोजन किए थे और देश की खुशी में वो भी शामिल हुए थे। तो मुझे लगता है कि अब इस मामले में कांग्रेस को बहुत सदी हुई रिएक्शन जाहिर करना चाहिए। जी रत्नाकर जी। मनोज जी, मेरा अगला सवाल आपसे था, रामशिला यात्रा मध्य प्रदेश में 28 सीटों के विधानसभा उपचुनाव के पहले जो बीजेपी निकाल रही थी, क्या अब इस फैसले के बाद इस रामशिला यात्रा के जरिए बीजेपी को मिलने वाले पॉलिटिकल माइलेज में और वृद्धि हो सकती है किसी किस्म की? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है रत्नाकर जी की 5 अगस्त को मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, काम शुरू हो गया है। 39 महीने का समय एक टेंटेटिव बताया गया है कि इसका निर्माण में समय लगेगा। वो समय जब होगा जब वो लोकसभा के आसपास का चुनाव होगा। विश्व हिंदू परिषद को एक जिम्मा सौंपा गया है कि वो 11 करोड़ परिवारों से चंदा जुटाए इस मंदिर के लिए। तो स्वाभाविक तौर पर है कि जो इसका पूरा माइलेज बीजेपी को मिलेगा। और जिस प्रकार से रामशिला यात्रा निकल रही हैं तमाम सारे विधानसभा क्षेत्रों में, तो उसमें अब इस फैसले के बाद बीजेपी के तमाम सारे नेता कह पाएंगे कि देखिए, हम तो सजा के लिए भी मंजूर थे, हमने इस पूरे विवादित ढांचे को गिराया है। और इसके बाद जैसे तमाम सारे नेता जो बाहर कहते थे कि हमें इस पर गर्व है, इन सबको देखते हुए कह सकते हैं कि इसका पॉलिटिकल माइलेज पूरा बीजेपी को मिलने वाला है। जी मनोज जी, इसी से जुड़ा एक सवाल और आता है, एक ये जो बड़ा बेखौफ किस्म का माहौल दिख रहा था फैसला आने से पहले, भले मीडिया इस बात को लेकर कह रहा हो कि उमा भारती का भविष्य क्या होगा,
या वेदांती का भविष्य क्या होगा, या जयभान सिंह पवैया का भविष्य क्या होगा, काल कोठरी में जाएंगे बाहर आएंगे। लेकिन ये जो प्रोमिनेंट जो चेहरे थे, अगर हम लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की बात ना करें तब भी ये भी प्रमुख चेहरे हुआ करते थे, ये सारे के सारे एक बेखौफ भाव से भरे हुए थे और एक बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में अपनी बातें रख रहे थे। तो क्या वजह हो सकती है? क्या ये मंदिर के पक्ष में फैसला आने का असर था कि इन लोगों को लगा था कि हमें बेगुनाह साबित कर दिया जाएगा, या ये कोई और किस्म का एक माफ कीजिए आत्मविश्वास लेकर साथ में चल रहे थे ये लोग? देखिए रत्नाकर जी, जितने भी लोग इसमें आरोपी थे वो अभी आज की तारीख में बात करें तो नेपथ्य में है, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो चाहे बाकी हो। और अभी हमारे साथ गोपाल भार्गव जी आ गए हमारे साथ, पहली प्रतिक्रिया उन्हीं से ले लेते हैं। गोपाल जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आरोपियों को बरी कर दिया गया है, इस पर आप किस नजरिए से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य भी है और सही बात पूछे तो सभी को जानकारी है, कोई पूर्व नियोजित कोई षड्यंत्र साजिश जिसको कहते हैं बाबरी मस्जिद के विषय में नहीं थी। उस ढांचे को जैसे भी वो गिरा, उसको गिराने के लिए लोगों में जो एक आक्रोश का भाव था, सामूहिक माप जिसको कहते हैं, भीड़, उसके द्वारा बगैर सोचा समझा, बगैर बुनियादी एक गुस्से का एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रदर्शन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब क्योंकि राम मंदिर निर्माण है और रामचंद्र यात्रा बीजेपी से चुनाव के निकाल रही है, तो क्या उसको संख्या उसकी बढ़ेगी? नहीं, उससे इसका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। गोपाल भार्गव जी थे जो कह रहे थे कि स्वाभाविक आक्रोश की प्रतिक्रिया के स्वरूप ये कुछ हुआ था और ये फैसला आना ही था। मनोज जी, हम बात कर रहे थे उस कॉन्फिडेंस की या उस बेखौफ भाव की जिसके तहत तमाम लोग ये कह रहे थे कि जो फैसला होगा फांसी पे चढ़ा दें। तो इसकी मैं एक मुनासिब वजह आपसे समझना चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए। देखिए रत्नाकर जी, जो भी इसमें आरोपी थे, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, उमा भारती हो, कुछ एक चेहरों को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे अभी नेपथ्य में चले गए थे। राजनीतिक चेहरे जो है, चंपत राय की अगर हम बात करें, विश्व हिंदू परिषद के, तो राम मंदिर से सीधे जुड़े हुए हैं, रामविलास वेदांती है, राम परमहंस से, ऐसे कुछ चेहरे अगर छोड़ दिए जाए तो राजनीतिक रूप से जयभान सिंह पवैया अगर मध्य प्रदेश के नाते देखें, उमा भारती को देखें, चुनाव लड़ी नहीं थी वो, और भी दूसरे जो नेता हैं आडवाणी या जो मुरली मनोहर जोशी, उम्र के क्राइटेरिया कारण मार्गदर्शक मंडल में पिछली बार भेज दिए गए थे। तो ये सारे वो चेहरे थे जो अभी आज की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता लगभग खत्म हो गई थी। यही कारण है कि इस तरह के बयान आए और इस फैसले के बाद ये लोग फिर से चर्चा में आ गए, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर वो चेहरे भी थे जो राम मंदिर के जो शिलान्यास जो हुआ था 5 अगस्त को, तो कोई उम्र के कारण, कोई स्वास्थ्य के कारण उसमें पहुंचा नहीं था। तो इन सबके पास एक बार फिर से मौका है बताने के लिए, देखिए कि जो राम मंदिर बन रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हम भी हैं। मनोज जी, बाबरी विध्वंस के बाद से कि बड़ा जो प्रचारित एक किया जा रहा था, ख़ास तौर से जो भी लोग उस घटनाक्रम से खुश नहीं थे, जिनका मानना था कि भाई भाजपा इस सब के पीछे है, तो स्पेशल जज जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की फैसले से पहले। उन्होंने कहा कि ये पूर्व नियोजित मामला नहीं था। ये जो एक टिप्पणी है, क्या भाजपा पर लगे उस कलंक को धो सकेगी जो वो पार्टी सन 1992 से लेके आज तक ढोती चली आ रही है, जिसका निश्चित रूप से उसे बहुत फायदा भी हुआ है? क्या वो कुछ असर अब कम हो सकेगा उस चीज का?
देखिए रत्नाकर जी, अगर बात करें तो बीजेपी तो लगातार उस ढांचे को ही कलंक का विषय बताती रही है, और अब जबकि ये फैसला आ गया है, और उसके बाद भी हमने देखा था कि बाल ठाकरे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा था कि मुझे अपने शिव सैनिकों पर गर्व है जिन्होंने ये ढांचा गिराया है। बाद में तमाम सारे नेताओं ने इसको प्रतिक्रिया दी थी और ये कहा था कि हमें इस बात का गर्व है। तो ऐसे में अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि वो मंदिर था, वहाँ पे मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया, तो इसमें कलंक नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं थी। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जो सीबीआई के विशेष कोर्ट की टिप्पणी है, तो ये कह सकते हैं कि तमाम सारे जो नेता थे वो जी आप दोनों लोगों से एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। पहले मैं अपने न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी से एक छोटा सा सवाल और छोटी सी प्रतिक्रिया, उसके बाद मनोज जी हम आपके पास आएंगे। रत्नाकर जी, जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, सांप्रदायिकता का माहौल वो क्रिएट करती है, लेकिन पूरे देश के सबसे बड़े मुद्दे यानी कि राम मंदिर, जिसे सांप्रदायिकता का चरम कहा जाता था, शीर्ष कहा जाता था, उस पूरे घटनाक्रम का उन्होंने पटाक्षेप कर दिया। तो क्या अब भी कांग्रेस इस आरोप को लगाने की हकदार है? देखिए, होता क्या है कि कई चीज़ों को प्रस्तुत करने का विकास अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने तर्क रहते हैं, और अब जो उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस किस तरीके से इस मामले को लेकर अपनी बात रखेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस अब इस स्थिति में नहीं है और इस स्थिति से काफ़ी पीछे जा चुकी है कि बाबरी डेमोलिशन के लिए बीजेपी को फिर से दोषी ठहराए। निश्चित रूप से अब उसके पास है कि मुद्दा खत्म हो गया बहुत बड़ी तरीके से, लेकिन वो पार्टी पूरी तरीके से अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट सकती। उसके लिए वो कोई ना कोई नई रणनीति जरूर अपनाएगी। विकास, आपको ख्याल होगा जी कि जिस समय कमलनाथ ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने का मैं स्वागत करता हूं, और उन्होंने वहां पर चांदी की ईंटें भेजने की घोषणा की, उसके कुछ ही दिन बाद जो कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ सांसद हैं शशि थरूर, जो उसके थिंक टैंक के बड़े अहम अंग माने जाते हैं, उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिख के कहा था कि कांग्रेस अपनी अल्पसंख्यकों के लिए उसी नीति पर कायम है जिस नीति पर आज तक वो चलती चली आ रही थी। और ये सीधी सी बात थी कि उन्होंने एक तरीके से स्टैंड क्लियर करने की कोशिश की थी पार्टी का, क्योंकि उस समय बड़ी भ्रम की स्थिति फैल गई थी, खासतौर पर अल्पसंख्यकों के बीच में, कि कांग्रेस हमारी वाली है या नहीं है, या दक्षिणपंथी होती चली जा रही। तो शशि थरूर ने जो राइटअप लिखा था, अखबार में छपा भी था, वो इस बात का परिचायक था कि पार्टी थोड़ी शशोपंज वाली स्थिति में है, थोड़ी भ्रम वाली स्थिति में, और उसे अल्पसंख्यकों को ये एश्योर करना पड़ रहा है कि भाई हम आपके साथ में हैं, हम वही पार्टी है जो हमेशा से इस तरीके की चीजों का विरोध करते चले आ रहे थे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस एकदम से अपनी परिपाटी नहीं बदल सकती है। सॉफ्ट हिंदुइज्म अपनाने के बावजूद केरल के एक और सांसद ने इसका बहुत तीखा विरोध किया था कि साहब कमलनाथ वगैरह जो कर रहे हैं गलत चीज है, कांग्रेस अपनी रीति नीति से भटक रही है। तो अब इस रीति नीति को कांग्रेस मॉडिफाई तरीके से लेकर सामने आएगी। इस रीति नीति को वो किसी बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उसके साथ वो स्थिति हो जिसमें होता है कि राम तो थे रूठे, अब रहीम भी छूटे। ऐसा न हो जाए कि कहीं इस मामले पर चुप बैठने से अल्पसंख्यक वर्ग और उससे नाराज हो जाए। विकास, बहुत सही बात कही है आपने। जिस तरह से अगर हम पूरे के पूरे मामले को देखें तो जो भी चीजें सामने आती हैं या पूरा का पूरा जो भी मामला आता है वो राजनीति से ओतप्रोत भी नजर आता है। कई बार हम चीजों को एक उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर का राजर्षि, उसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि अगर दुनिया में बहुत सारे बुद्धिमान पैदा न हुए होते तो शायद ये दुनिया बहुत सरल हो गई होती। इसी तरह की चीज मुझे पूरे घटनाक्रम में समझ में आती है। क्या कहेंगे रत्नाकर? निश्चित रूप से देखिए, चीजों को पॉलिटिसाइज अगर नहीं किया जाता तो आज हम और आप यहाँ पर बैठ के इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते। आप याद कीजिए विकास, भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कुल सदस्य संख्या केवल 2 थी उस समय। इस पार्टी ने वो दिन भी देखे हैं, लेकिन ये राम थे, लेकिन ये राम जन्मभूमि का मुद्दा था, लेकिन ये अयोध्या का विवाद था जिसने उस पार्टी को 2 सदस्यों की संख्या से उठाकर केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में ला दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी को तो इससे बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिला है। और जो लोग विकास ये कहते हैं कि बीजेपी ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया, वो इस बात को भूल जाते हैं
कि राम जन्मभूमि पर बीजेपी के स्टैंड को लेकर जो विरोध जताया गया वो भी तो राजनीति था। बिल्कुल, वो अल्पसंख्यकों को रिझाने की प्रक्रिया थी। वामपंथी दलों ने जो लगातार रिएक्शंस दिए उस मामले को लेकर, जाहिर सी बात है कि वो उस वोट को अपने नहीं छिटकने देना चाहते थे जो भाजपा के खिलाफ उनके पक्ष में जाता है। मतलब जो बीजेपी से नाराज वोटर जो उनके पक्ष में जाता है, फिर चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। मुलायम सिंह यादव ने, विकास अगर आपको याद हो तो पिछले साल इस बात को कहा था कि उन्हें कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना को लेकर कोई शर्म नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि सारी पार्टीज ने इसका, बीजेपी के जो खिलाफ गए उन्होंने भी पॉलिटिकल फायदा उठाया, बीजेपी ने भी इसका पॉलिटिकल फायदा उठाया। और अगर ये पॉलिटिकल इशू नहीं होता तो आइए अब देखिए, कांग्रेस को राम जन्मभूमि का फैसला आने के लगभग आसपास में जो है उसको अपना सॉफ्ट हिंदुइज्म की तरफ नहीं जाना पड़ता, क्योंकि इस पार्टी एक बात को समझ गई है कि पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स जो प्रोसेस होता है, जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया होती है मतदाताओं के, वो भाजपा के पक्ष में होती चली गई। जितनी ताकत से राम जन्मभूमि इशू को लेकर भाजपा को कलंकित करने की कोशिश की गई, टेंटेड करने के प्रयास किए गए, उतनी ही तेजी के साथ में जो बहुसंख्यक समुदाय था, जो हिंदुओं का समुदाय था, वो तेजी से भाजपा के पक्ष में एक होता चला गया। और उसका नतीजा सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज देख रही हैं कि बीजेपी को लगातार दूसरी बार केंद्र में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। तो अब ये सारे वर्गों को समझ में आ गया है कि बीजेपी ने दक्षिण पंथ की राजनीति का पूरा फायदा उठा लिया। और इसीलिए अभी जैसा आपने कांग्रेस का सवाल पूछा था, तो विकास में उसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा कि इवन जो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने कुछ समय पहले जय जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, वो तक अब जो है अपने रुख में धीरे धीरे परिवर्तन कर रही हैं। मैं वामपंथी दलों के अलावा, विकास बस एक सेकंड और लूंगा, मैं वामपंथी दलों के अलावा बाकी सारी पार्टीज के लिए जो अब ये कह सकता हूं कि अब उन्हें सबको इस मामले में कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने रुख में परिवर्तन करते देखेंगे। विकास, बिल्कुल सही बात कही, एक स्पष्ट और बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया आपकी तरफ से आई है। फिलहाल हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं और सुन लेते हैं। रत्नाकर जी, प्रभु जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से फैसला आया है और पूरा का पूरा वर्डिक्ट सामने है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए विकास, बाबरी मस्जिद डिमोलेशन का जो मामला है, तो वो एक ऐसी घटना थी इस भारत की जिसका लाइव कवरेज हुआ था। न्यूज चैनल्स जो समय आ गए थे और पूरे देश ने उस घटना को अपनी आंखों से देखा था। मंच पर खड़े नेता क्या कह रहे हैं ये भी उन्हें सुना था, और किस तरीके से बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था उसको किस तरीके से तोड़ा भीड़ ने चढ़कर, वो भी पब्लिक ने देखा था। तो ये एक लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ केस है। और एक अकेला राम मंदिर का एक इशू ऐसा है जिसको लेकर 600-700 साल तक लड़ाइयां लड़ी गई हो, जिसको बचाने के लिए पंजाब से लेकर देश के दक्षिण सुदूर दक्षिण इलाकों तक से राजा जो समय थे वो अपनी सेनाएं वहां पर भेजते थे राम मंदिर को मस्जिद जो बना दी गई थी उससे मुक्त कराने के लिए। तो एक तरीके से ये कहें कि देश की जो 120 करोड़ आबादी उसकी नब्ज से जुड़ा हुआ ये मामला था राम मंदिर का विषय। और उस मामले पर ये जो सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट का जो फैसला आया है विध्वंस के मामले में, तो स्वाभाविक तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि न्यूज चैनल्स में पूरे देश ने उस घटना को देखा है, तो कहीं पर भी नेता भड़काते हुए नहीं दिख रहे थे, कहीं पर भी वो पूरी घटना पूर्ण नियोजित दिखाई नहीं दे रही थी। जिस अचानक ही भीड़ बढ़ी, भीड़ चढ़ गई, जिसके हाथ में जो मिला उससे उन्होंने उस विवादित ढांचे को गिराने तोड़ने की कोशिश की थी। तो उसी चीज को, वो जो सारे तर्क हैं उसको कोर्ट ने माना। और इस बीच में राम जन्मभूमि का फैसला आ ही चुका है कि साइंटिफिक तरीके से भी साबित हो चुका था कि वो विवादित ढांचा जो बना था वो जन्मभूमि पर ही बना हुआ था, पहले वहां पर मंदिर था। तो इस तरीके से वो पूरी देश की नब्ज से जुड़ा हुआ फैसला है। तो अदालत ने भी उसी चीजों को समझा है, सारे फैक्ट को देखा है और उसके आधार पर अपना डिसीजन दिया है। बल्कि यानी कि कहा जाए कि ये केवल 32 लोगों का फैसला नहीं है, ये करोड़ों परिवारों का फैसला एक साथ आया। जिस तरह से आपने बताया कि देश की नब्ज से जुड़ा हुआ फैसला ये है। और हमारे साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी भी लगातार हैं, साथ बने हुए हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। रत्नाकर जी, प्रभु जी, अभी आपने बड़ी मार्के की बात कही कि नब्ज से जुड़ा हुआ फैसला है, तो नब्ज से ही अगर बात आगे करते हैं
तो इस फैसले में कई ऐसे लोगों को भी राहत मिली है जिनकी सियासी नब्ज पिछले काफी समय से बहुत कमजोर चल रही है, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी हैं, उमा भारती के भी सितारे अब उस तरीके के बीजेपी में बुलंद नहीं रहे जैसे किसी समय हुआ करते थे। तो क्या ऐसे चेहरों को इस फैसले के बाद कोई नया पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? क्या उनकी सियासी सेहत में सुधार होने के कोई संकेत देख सकते हैं क्या? हाँ रत्नाकर जी, राम की कृपा जिस पर होगी उसको सारी जीवन में सब कुछ मिलता है। और ये जो मामला है, यदि हम इस विध्वंस वाले मामले से जुड़े देखें, जब राम मंदिर जो उस विवादित ढांचे का विध्वंस हुआ था उसमें उमा भारती उभरती हुई नेता थी। लाल कृष्ण आडवाणी जो सरकार में जिस कद तक पहुंचे थे वहां तक नहीं थे, विपक्षी दल के बड़े नेता थे वो। मुरली मनोहर जोशी विपक्षी दल के नेता थे। ये सब के सबको एक मुकाम तक पहुंचाना, इनके जीवन के उत्कर्ष चरम तक पहुंचाने का जो काम किया है वो राम मंदिर आंदोलन ने किया है। इसको लेकर जो मुहिम चली, इसको लेकर जो घटनाक्रम हुए, उसका फायदा स्वाभाविक तौर पर, जैसा आपने भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि उन्हें देश की जनता से जुड़ा हुआ एक विषय को उन्होंने उठाया था। और ये अकेला राम मंदिर का इशू आज का नहीं है रत्नाकर जी। इसको लेकर जब मस्जिद बनाई गई थी उस मंदिर को तोड़कर, तब से ही उसको लेकर संघर्ष चल रहा है। देश के सैकड़ों हजारों नागा साधुओं तक ने बलिदान दिया था, जो तपस्या करते हैं जंगल में रहकर, वो तक हथियार लेकर उतर गए थे। और ये सिंहस्थ या कुंभ जैसे जो आयोजन होते हैं, इसकी पृष्ठभूमि में भी कहीं ना कहीं वही डर था कि जिस तरीके से हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, तो उसके खिलाफ हिंदू समाज को एकजुट करना, धर्म का प्रसार करना, अपने धार्मिक स्थलों को बचाना, इसके लिए कुंभ महाकुंभ जैसे आयोजनों में साधु संतों के साथ आम जनता को जोड़ने का एक काम शुरू किया गया था उस दौर के लोगों ने। तो उसी का ये परिणाम है कि धीरे धीरे एक आंदोलन ऐसा खड़ा हो गया। और जब अब पॉलिटिकल, जब देश आजाद हो गया, पॉलिटिकल पूरे इवेंट हो गए हैं, तो उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जुड़े हुए विषय को छुआ, क्योंकि इस विषय को कांग्रेस कभी नहीं छू रही थी, क्योंकि कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही थी। देश जब आजाद हुआ था रत्ना जी, तो आप मानिए उस समय कांग्रेस को हिंदूवादी पार्टी कहा जाता था। जिन्ना ने मुस्लिमों के नाम पर पाकिस्तान बनवाया था, वो जो मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी कही जाती थी, कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी कही जाती थी। लेकिन जब भारत आजाद होने के बाद कांग्रेस ने अपना चरित्र बदल लिया, वो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को प्राप्त हो गई, तो उसके बाद फिर जो उनके सामने यदि किसी दल को खड़ा होना है तो उसको जनता से जुड़े हुए नब्ज को लेकर ही आना होगा। ये हम देखते हैं चुनाव में राजनीतिक दल जनता के सवाल क्यों उठाते हैं, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, ये विषय इसलिए उठाते हैं क्योंकि जनता से जुड़े हुए विषय हैं। तो जनता से जुड़ा हुआ विषय था, देश की अस्मिता से, ऐसा लोगों को लगता है उनसे जुड़ा हुआ। और इस देश की एक स्वस्थ परंपरा है रत्नाकर जी, इस देश में चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, यदि राम राम का जवाब मुस्लिम भी राम राम से ही देता है, क्रिश्चियन भी राम राम से ही देता है। तो राम एक इस देश में अभिवादन की परंपरा है। तो एक तरीके से कहें कि बच्चे से, बचपन से लेकर अंत समय तक, अंतिम वक्त पे भी हे राम का नाम लिया जाता। महात्मा गांधी जी ने भी जब उनको गोली मारी गई थी तब उनके अंतिम शब्द भी हे राम। तो इस तरीके से पूरे देश में राममय देश है, राम रग रग में बसा हुआ है। तो उसको लेकर जो भी डिसीजन आना था, जो भी निर्णय आना था, यदि इसके खिलाफ आता, यदि इनको बरी नहीं किया जाता, तो फिर आज ये लगता है कि फिर लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, ये फिर एक नए मुकाम को प्राप्त होते, उनको एक नई ऊर्जा मिलती, फिर नए संघर्ष के लिए वो आगे उनको ताकत हासिल होती। तो वो स्थितियां अभी इस पूरे मामले में दिखाई नहीं देती। उन्होंने जो किया था वो अपने चरम पर पहुंच चुके हैं और चरम के बाद ये फैसला आया रत्नाकर जी। जी जी प्रभु जी, आपने कहा देश की रग रग में भगवान राम समाये हुए हैं और ये फैक्ट है बिल्कुल। अयोध्या मामले को लेकर फैसलों के बाद जिस किस्म के रिएक्शंस आ रहे थे, जो मंदिर के पक्ष में आया था, उससे जाहिर था। लेकिन यहाँ एक चीज़ और, एक सवाल छोटा सा और उठता है कि अब अयोध्या का इशू तो खत्म हो गया, जितना पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को लेना था मुझे लगता है कि वो ले चुकी है, कुछ समय और ले पाएगी। लेकिन अब जो है, जिस हिसाब से कुछ ही दिनों पहले मथुरा काशी विश्वनाथ को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है कि वहां से उस मस्जिद को हटाया जाए, तो क्या अब ये एक नए अध्याय का सूत्रपात होने जा रहा है देश में? स्वाभाविक तौर पर रत्नाकर जी ये कहें कि देश में एक सामाजिक सद्भाव का एक नया अध्याय रचने जा रहा है। और आप मतलब इसके ये कह रहा हूँ, इसके पीछे आप ये मानिए कि राम मंदिर को लेकर पूरे मुस्लिम समाज से आवाज उठी। राम मंदिर आंदोलन जो खड़ा हुआ उसको लेकर पूरे मुस्लिम समाज ने हिंदुओं का विरोध नहीं किया, बहुत सारे लोग सहमत थे। ये और केवल जो है कुछ जो संगठन है उनके इक्का दुक्का, जो कुछ नेताओं की जो बात थी और जो
जिनने मुकदमा लड़ा है, जिनकी पीढ़ियों से मुकदमा लड़ा है, 2-3 पीढ़ियों से, उस परिवार ने भी इस पूरे फैसले का स्वागत किया। उन्होंने भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है जन्मभूमि के मामले में, उसका स्वागत करते हैं। स्वाभाविक तौर पर आप ये देखिए कि ये जो है अब देश का पूरा माहौल बदलने वाला निर्णय, ये दोनों जो फैसले आए, पहले जन्मभूमि का और दूसरा ये विवादित ढांचे वाला, तो पूरे देश का एक पूरी तरह से देश में सामाजिक सद्भाव का एक नया माहौल इससे शुरू होगा। इससे लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ेगा और जो विद्वेष की राजनीति करते हैं उन लोगों को बैकग्राउंड में धकेला जाएगा। जी जी प्रभु जी, यहीं से एक सवाल और उठता है, जो एक देश की राजनीति दो हिस्सों में जो विभाजित दिखती है, दक्षिणपंथी कहते हैं उनको, जो हार्डलाइनर्स हैं हिंदुओं के, और एक दूसरा एक जो रहता है वामपंथी जिनको माना जाता है। इन दो के बीच में इस समय तक डिबेट के जो बहुत प्रमुख विषय हुआ करते थे, जो बहस, तीखी बहस के इनफैक्ट जो प्रमुख विषय हुआ करते थे, उनमें कभी गाय आती थी, कभी मंदिर आता था, कभी हिंदुइज्म आता था। मंदिर का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है, तो उसकी जगह अब इन दो के बीच के जो विवाद को बनाए रखने, इन दो के बीच के फर्क को बनाए रखने के जो बहुत बड़े इशू होते हैं, वो कौन सा इशू इसमें स्थान ले सकता है मंदिर वाले का? देखिए रत्नाकर जी, देश में सांप्रदायिकता एक ऐसा इशू है जिसमें जो है आप एक अफवाह व्हाट्सएप पे एक मैसेज फैलाकर भी जो है कहर कर पा सकते हैं। तो ये जैसा आपने कहा कि गो हत्या या गो कशी का मामला, एक झूठी अफवाह भी बवाल खड़ा कर सकती है, क्योंकि ये लोगों की आस्मिकता से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से यदि अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो उनके धर्म के प्रति अनादर की भावनाओं को लेकर यदि कोई अफवाह भी उठती है तो बवाल खड़ा हो जाता है। तो स्वाभाविक तौर पर जो विध्वंसकारी पार्टी संगठन है, ये जिन लोगों को देश में शांति नहीं चाहिए, वो लोग ऐसे मामलों को तूल देते हैं, लगातार ऐसी बातें उठाई जाती हैं। लेकिन जहां तक वामपंथियों की बात करें तो वामपंथियों का आधार पूरी दुनिया में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। भारत में कुछ क्षेत्रों तक वो सीमित रह गए, बहुत ज्यादा उनका वजूद नहीं है। लेकिन तनाव फैलाने की जो कोशिशें होती है, सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, वो बहुत खतरनाक है। उसको रोकने का एक ही उपाय हो सकता है, जो देश में अवेयरनेस फैलाई जाए, लोगों को शिक्षा का प्रसार हो, जागरूकता रहे, और सोशल मीडिया जैसे जो फोरम है उन पर लगाम लगाई जाए सरकार के द्वारा। उनकी लगता है प्रभु जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम कोशिश करेंगे उनसे फिर से बात करने की। तो एक जो आज का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो स्पेशल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उससे एक बात बहुत अधिक साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस बात से निजात मिल गई है, जो उस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, और ख़ासतौर से इंटरनेशनल मीडिया जो था, जो एक ख़ास सोच से जो प्रभावित दिखता था, वो लगातार इस बात को कहता चला आ रहा था। वहाँ पर अगर बीजेपी से जुड़ी कोई खबर अगर छपती थी, बीजेपी से जुड़ी कोई खबर अगर दिखाई जाती थी, तो उसमें इस बात का जिक्र ज़रूर होता था कि ये वही पार्टी है जिस पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ने का आरोप लगा है। तो जैसा कि जज ने आज कहा, जो अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन, मतलब रिटायरमेंट वाले दिन इस फैसले को सुना रहे थे, उन्होंने कहा ये एक प्री प्लान्ड मामला नहीं था, ये एक जनता के जुनून का मामला था। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिली है। उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए गए लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित उमा भारती, विनय कटियार, ढेर सारे, जयबान सिंह पवैयन, सारे लोगों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रभु जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि मध्य प्रदेश में जो 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या उनमें आज वाले इस फैसले को इनकेश करने की कोई कोशिश की जा सकती है बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से? जी जी, प्रभु जी से हमारा फिर संपर्क कट गया है, हम उनसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे। तो अयोध्या को लेकर जो आज फैसला आया 28 साल के बाद में, सारी दुनिया की इस पर नजरें लगी हुई थी, लेकिन चूंकि राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुकी थी, इसलिए इस बार माना जा रहा था कि हो सकता है इसको एक आपराधिक कृत्य न माना जाए जो वहां पर हुआ है। कुछ देर पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के भोपाल मध्य से पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को सुना, और उन्होंने कहा कि वो वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन तय नहीं, वहां पर पहले राम मंदिर था और उसकी जगह अगर किसी चीज ने ली तो एक एंक्रोचमेंट था, और अतिक्रमण को हटाना कहीं से भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उमा भारती ने साफ ये कहा था कि फैसला चाहे जो आए, लेकिन मैं
जमानत नहीं लूंगी। जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े रामविलास वेदांती हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि हाँ, मैंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा है और इसके लिए मैं फांसी की सजा लेने तक के लिए तैयार हूं। जयभान सिंह पवैया, जो मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो भी फैसला आएगा उन्हें स्वीकार होगा, वो उसका अनुपालन करेंगे। कुल मिलाकर ये सारे घटनाक्रम का एक बहुत ही पेक्यूलियर पॉइंट ये रहा कि जिन लोगों के खिलाफ फैसला आना था, उनमें से लगभग सारे के सारे लोग बहुत आश्वस्त दिखे, बहुत हिम्मत से भरे हुए दिखे, और ये उनका भविष्य क्या होगा, ये सारी चिंता या तो मीडिया कर रहा था या सोशल मीडिया कर रहा था। इन सारे कुहासों के बीच में, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज जो फैसला है वो तारीखी फैसला माना जाएगा, क्योंकि सारे के सारे लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। और ये 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ था, यदि उसे जस्टिफाई नहीं करता तो गौर कीजिएगा, ये उसे गलत भी नहीं कह रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि प्री प्लान नहीं था। कोर्ट ने सबको माना कि भाई ये लोग उस बात के दोषी नहीं हैं कि बाबरी के विध्वंस में इन लोगों का हाथ था। बीजेपी शुरू से कहती चली आ रही थी और आज इस बात को उसकी और बल मिला है कि वह मस्जिद हुआ ही नहीं करती थी। जो तोड़ा गया वो हिस्सा मस्जिद नहीं था। इस नाते अदालत ने सभी 32 लोगों को बरी कर दिया है। कई बहुत लंबे संघर्ष चले इस चीज को लेकर, जैसा अभी प्रभु पटेरिया जी ने भी बताया कि न जाने कितने सैकड़ों सालों से विवाद चला आ रहा था, जिसके फैसला आज आया, जिस पर सारे लोगों की नजर लगी हुई थी। हमने प्रभु पटेरिया जी से पूछा था कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में क्या इस फैसले का कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की भाजपा और कांग्रेस कोशिश कर सकती हैं। प्रभु जी की प्रतिक्रिया हम जानेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसा फैसला उस समय पर आया है जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रामशिला पूजन यात्रा निकाल रही है। उसकी बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। ये यात्रा उन सभी जिलों से होते हुए गुजरेगी, खासतौर से उन सभी जिलों से होते हुए गुजरेगी जहां पर कि 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। उसके बाद ये शिला यात्रा, जो शिलाएं हैं, वो अयोध्या लेकर जाई जाएंगी। मतलब एक तरीके का माहौल वो है जो किसी समय इस देश ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के रूप में देखा था। इधर कांग्रेस ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पहले ही कहा था कि वे इस मंदिर निर्माण के लिए चांदी की ईंटें दान करेंगे। इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर कुछ आपसी विवाद भी चले, लेकिन उसके बावजूद ये पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है। कम से कम मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुइज्म के स्टैंड पर कायम है। आप गौर कीजिए कि कल ही पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि चुनाव की जो तारीखें घोषित हुई हैं वो मंगलवार को घोषित की गई हैं। चुनाव मंगलवार को होना है, उसके नतीजे मंगलवार को आने हैं, इसलिए वो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ जी सच्चे रहमान भक्त हैं। मतलब ये एक किस्म का सॉफ्ट हिंदुइज्म तो लगता है कि दिल्ली से शुरू हुआ था। जो राहुल गांधी ने चुनाव के समय पर किया था, वो एक क्षणिक रूप से चुनाव के समय पर कभी यज्ञोपवीत धारण किए हुए नजर आ गए थे। उसी समय पर चुनाव के समय पर कहा गया था कि वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, बाकायदा उनका गोत्र ढूंढकर सामने रखा गया था कि ये उनका गोत्र है। लेकिन बाद में जैसे हुआ कि उनको वायनाड से चुनाव लड़ना है, तो सारी चीज़ें, उनका मंदिर वगैरह जाना पीछे हो गया था। और उसके बाद में एक सामान्य, जैसे कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता अपनी दिखाते हैं, राहुल गांधी उसी फ्रेम में नजर आने लगे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए। नरेंद्र सलूजा उनके बहुत खास लोगों में गिने जाते हैं, और अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि मंगलवार है तो हमारी पार्टी की जीत तय है, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी हनुमान जी के परम भक्त हैं। तो इस तरीके से अब ये जो फैसला आया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में ये दोनों दल उसको अपने अपने नजरिए से देखने, अपने अपने नजरिए से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 28 सीटों का जो उपचुनाव है दोनों ही पार्टीज के लिए प्रतिष्ठा का जबरदस्त प्रश्न बन चुका है। हो सकता है इस फैसले की असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी पड़े, जहां की इस बार अभी तक, आज की तारीख तक वहां पर ऐसा कोई धार्मिक इशू नजर नहीं आ रहा था
लेकिन चूंकि अब ये फैसला आ चुका है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वहां इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करे, क्योंकि वहां उसको एक बात के लिए सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल जिससे उसका मुख्य मुकाबला है वो सॉफ्ट हिंदुइज्म की राजनीति में कम से कम अभी तो नहीं आई है। प्रभु पटेरिया जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटेरिया जी, मेरा सवाल था आपसे कि ये जो फैसला आया है मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में, क्या पॉलिटिकल पार्टीज इससे कोई माइलेज ले सकती हैं? बिल्कुल रत्नाकर जी, इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी को माइलेज मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस फैसले को घुराने की कोशिश भी करेगी। आप देखिए कि जन्मभूमि को लेकर जो निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो कांग्रेस में रहते हुए जो राम मंदिर के विरोध में बात करते थे, ऐसे नेता गोविंद राजपूत ने खुद जो है रामशिला यात्रा निकाली अपने क्षेत्र में, और वो खुद अभी दिवाली के बाद रामशिलाएं लेकर अयोध्या जाने की बात कह रहे हैं। तो ये केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने का खेल है। अब ये मान के चलिए कि चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो या चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हो, यदि वो हिंदू है तो सबके आराध्य राम है, सब कहीं ना कहीं मंदिर जाते ही हैं। अपवाद स्वरूप यदि किसी को छोड़ दें तो ज्यादातर लोग मंदिर जाते हैं, अपने घर में नियम से पूजा पाठ करते हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज है उनका पालन करते हैं। लेकिन जब वो मंच पर आते हैं, जनता के बीच में आते हैं, तो फिर उनकी जो है राजनीतिक विचारधारा वो प्रभावी हो जाती है, उसके आधार पर वो बात करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ यदि मामला है तो ये जो उपचुनाव है 28, इसमें भी बहुत असर करेगा ये, और भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह कैश कराने की कोशिश करेगी। जी रत्नाकर जी। प्रभु जी, एक सवाल और इसमें उठता है कि कल नरेंद्र सलोजा जो प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कमलनाथ जी के बड़े खास माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो मंगलवार के रोज हुआ है, चुनाव पोलिंग मंगलवार को होनी है, नतीजे मंगलवार को आएंगे तो हम लोग जीतेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। दिल्ली की तरफ अगर हम कांग्रेस में देखें इस बयान के संदर्भ में, तो सॉफ्ट हिंदुइज्म से धीरे धीरे पार्टी पीछे खींच रही है। शशि थरूर ने अभी एक आलेख लिखा था और कहा था कि अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस की नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, जबकि मध्य प्रदेश में दिख रहा है कि कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुइज्म से भी एक दो कदम आगे निकल गए हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए। तो कांग्रेस के भीतर क्या आप कोई डिफरेंसेस और बढ़ने की संभावना आप देख रहे हैं हिंदुइज्म के मुद्दे पर? जी, ये डिफरेंस की बात नहीं है, ये स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ की मजबूरी है, क्योंकि उनको मध्य प्रदेश में वहां वो सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा फिर से, जहां पर हिंदुओं की बहुतायत है, जहां पर आरएसएस का बड़ा आधार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सरकार में रही है। भाजपा ने आप देखिए कि राम वनगमन पथ का एक प्रोजेक्ट लेकर आई थी जब शिवराज सिंह की पिछली सरकार थी, फिर श्रीलंका में सीता माता मंदिर बनाने का प्रपोजल लेकर आई थी। इन्हीं प्रस्तावों को जब कांग्रेस की सरकार आई तो कमलनाथ ने भी आगे बढ़ाया, क्योंकि उसको मालूम था यदि इनको प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं वो तो जनता उनके खिलाफ हो जाएगी, उनके कई विधायक भी उनसे नाराज हो सकते थे। तो इस मजबूरी को देखते हुए कमलनाथ ने अपने आप की एक छवि हिंदूवादी नेता की गढ़ी है। पर यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के जो दूसरे नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, वो अपने आप को एक तरफ तो घर में हिंदूवादी नेता है, लेकिन वो देश के लिए अपने आप को एक अल्पसंख्यक लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करते हैं। लगातार उनके जो बयान आते हैं, उनके ट्वीट आते हैं, जिस तरीके से वो प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को, तो ये अल्पसंख्यकों के बड़े नेता बनकर दिग्विजय सिंह उभर रहे हैं। तो उनके सामने यदि ध्रुवीकरण होता है तो सारे हिंदू मतदाता या हिंदू विचारधारा के लोग जो फॉलोइंग वो भाजपा की तरफ जा सकती है, तो उसको बचाने का ये कमलनाथ की कोशिश है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। यदि हिंदू है तो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में हनुमान जी का बड़ा मंदिर बनाया है, वो महाकाल मंदिर में भी जाते हैं, वो घर में भी शिव भगवान शंकर की पूजा कराते हैं, तो वो भी उपवास भी करते हैं। तो जिस तरीके से एक आस्था का खेल होता है वो पूरा रचा बसा गया है। लेकिन ये कहना कि कमलनाथ बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं तो उनको लेकर ही मंगलवार को ये सब हुआ है, चुनाव की घोषणा हुई है, मंगलवार की पूरे कार्यक्रम तय हुआ है तो उनके लिए फायदा हुआ, ये कहना सही नहीं है। ये मतदाताओं को प्रभावित करने का एक खेल हो सकता है, जो भोले भाले ग्रामीण मतदाता उन तक एक अपना बात पहुंचाने का खेल है कि बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता हूँ, हनुमान भक्त हूँ। क्योंकि इस देश में कलयुग के यदि भगवान कहे गए तो हनुमान जी को कहा गया है। हनुमान जी की जो आराधना करता है, जैसा हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, उसको सभी देवी देवताओं की आराधना का फल प्राप्त होता है।
तो हर व्यक्ति के कष्ट निवारण का काम भी हनुमान जी को ही कहा गया है कि कलयुग में हनुमान जी कष्ट निवारण करेंगे। तो इसलिए जो कमलनाथ जी ने अपने आप को हनुमान भक्त के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, और यदि हनुमान जी की भक्ति करते हैं, वो यदि भाजपा के साथ हैं, तो स्वाभाविक तौर पर मान के चलिए रत्नाकर जी की हनुमान जी भी उधर ही होंगे जहां राम है। तो ये कमलनाथ जी का एक दांव है केवल सियासी। जी प्रभु जी, एक सवाल और है। एक फैसला तो आ गया है, लेकिन ये बात भी तय है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि क्योंकि ये बहुत ही व्यापक मामला है, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रही होंगी कि यदि ये 32 लोग या इनमें से जो प्रोमिनेंट लोग हैं, अगर वो दोषी ठहराए जाते हैं तो उनकी आगे की इसको मामले को एनकेश करने की क्या स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। क्या लगता है आपको, अगर ये फैसला उल्टा आया होता तो कांग्रेस सहित बाकी जो पार्टीज अभी इस मसले पर चुप देख रही हैं या दबे स्वर में ही सही समर्थन कर रही हैं, उनका इस पर फिर स्टैंड क्या होता? देखिए, यदि फैसला ये विपरीत आया होता रत्नाकर, यदि कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दल इस पर खुशी मना रहे होते हैं, वो कहते हैं कि न्याय हुआ है, पूरे देश के साथ वो जुडिशरी के सम्मान की बातें करते हैं कि जुडिशरी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि उससे एक बड़े मतदाताओं को वो प्रभावित कर सकते थे, अपनी तरफ आकर्षित करने की, उनकी जो एक आकर्षण देने का एक उनके पास माध्यम मिल जाता। लेकिन चूंकि फैसला अब यदि समर्थन में आया है मंदिर आंदोलन वालों के, तो इसलिए उनको चुप है कि उनके पास बोलने के लिए। इसके विपरीत यदि जाकर बोलते हैं तो बिल्कुल वैसा ही प्रभाव होगा रत्नाकर जी, जैसा राम सेतु को लेकर शपथ पत्र दिया गया था कि राम सेतु का अस्तित्व ही नहीं है, राम को काल्पनिक पात्र बताया गया था। तो वो तमाम चीजें फिर अचानक सतह पर आ जाएंगी। उसका जो व्यापक यदि हम देखें तो जैसा मैंने पहले बताया कि 120 करोड़ हिंदू आबादी का देश है ये, तो वहां पर बड़ा विपरीत असर उनके ऊपर पड़ सकता है। जी प्रभु जी, एक अगला सवाल और उस फैसले उठता है कि इस फैसले के बाद जिस तरीके से पिछले कुछ समय से हो रहा था कि हमने देखा कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुइज्म की तरफ जा रही थी, इवन ममता बनर्जी तक के रुख में बदलाव देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों में। जो उन्होंने बातें कही हैं उसको देखकर लगता है कि उनके भी रुख में कुछ परिवर्तन आ रहा है। बाकी पार्टीज को भी अपनी नीतियों में इस हिसाब से परिवर्तन करना पड़ रहा है कि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन बीजेपी के पक्ष में तेजी से हो जाता है। तो इन सारे बदलावों के बीच देश का अल्पसंख्यक समुदाय अब अपने आप को किस स्थिति में महसूस कर रहा होगा? रत्नाकर जी, अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं का इजहार तो चुनाव में हो सकता है। वो वास्तव में क्या चाहता है, क्या देखता है, किसके समर्थन में जाना चाहता है। लेकिन ये जरूर है कि मुख्य धारा से जुड़कर देश की जो नब्ज है, आप यदि रहते हैं कहीं किसी मोहल्ले में, तो जैसे मोहल्ले के लोगों के तीज त्योहार या कार्यक्रम होंगे, सार्वजनिक कार्यक्रम, उसमें आपको भागीदारी करनी पड़ेगी, आप उससे कट कर नहीं रह सकते। और भारत जैसे देश में जब सदियों से एक धर्म विशेष की अस्मिता का मामला रहा है, तो वहां पर इनको भी मेल मुलाकात के बीच संतुलन साधने की जरूरत है। और यदि यहाँ पर कोई विरोध की भावना प्रबल होती है तो फिर से वो जो है प्रदेश उसी तरह जलेगा जैसे पहले जल चुका है। बाबरी विध्वंस के बाद की स्थिति देखें या और भी पहले की स्थिति देखें या मुजफ्फरपुर की घटना को देखें, तो देश में एक जरा सी एक अफवाह आग लगा सकती है। तो वहां पर संभल कर बात करने की जरूरत है, चाहे कोई भी समुदाय के लोग हों, उनको संभल कर निर्णय लेने की जरूरत है। पर आत्मसात यदि कोर्ट ने निर्णय दे दिया है तो भारत में इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। तो कोर्ट का निर्णय को आत्मसात, जिस तरीके से जन्मभूमि के मामले में आत्मसात किया गया था, उस तरीके से इस मामले को भी आत्मसात करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोर्ट किसी भी धर्म के विशेष को पक्ष में निर्णय देता है। जिस तरीके से जन्मभूमि के मामले में निर्णय आया है, तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी उनने जमीन देने के लिए निर्देश दिए कि वो एक नई जगह पर अपनी इबादत गाह बना सके। तो इस तरीके के निर्णय कोर्ट संतुलित निर्णय देता है, उसको समझने की जरूरत है, उस हिसाब से कदम उठाने की जरूरत है। जी रत्नाकर जी। प्रभु जी, अभी आपने जो बात कही कि समाज में सबको मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश करनी चाहिए, सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी पहली बार, उसके बाद से लेकर कई ऐसे सुधार कार्यक्रम लागू किए गए। कुछ फैसलों पर भले ही अल्पसंख्यक या उनके नेता विरोध दर्ज करा लें उसके अपने खिलाफ मान के, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने की जो कोशिशें की गई, जिनमें 3 तलाक खत्म किया गया और मदरसों के आधुनिकीकरण की कोशिश की गई, मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई, तो उन प्रयासों के बीच में जब आज ये फैसला आ गया है, तो क्या मुख्य धारा में अल्पसंख्यकों को लाने की कोशिशों को इससे और ज्यादा मजबूती मिल सकेगी?
या वो और ज्यादा डर जाएंगे अब? रत्नाकर जी, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, चाहे वो किसी के तारीफ में बजे या किसी के विरोध में बजे। तो उसके लिए दोनों पक्षों को मिलकर कदम उठाना होगा। यदि हम देखें, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम नेता हिंदू शब्द को उसी संदर्भ में लेते हैं जिस संदर्भ में अंग्रेजों ने हिंदू के शब्द का नाम दिया था। सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले जितने लोग हैं वो सब हिंदू हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में कहें तो भारत जो गणराज्य है या भारत भूमि उसमें निवास करने वाले सभी लोग हिंदू हैं, क्योंकि उनको नाम सिंधु नदी के कारण अंग्रेजों ने दिया जिनने इस देश पर राज किया था। तो आरएसएस की भी सोच यही है, वो भी सबको लेकर मिलकर चलना चाहते हैं, जो कि कट्टरवाद हिंदुवादी संगठन कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश लगभग वही रहती है, तो सबको साथ लेकर चले। लेकिन ये है कि इस पूरे मामले में क्योंकि सियासत ज्यादा होती है और हमारे देश में धर्म को बांटकर राजनीति का खेल बहुत ज्यादा है, क्योंकि थोक वोट बैंक मिलते हैं। तो उस के फेयर में, वोट बैंक हासिल करने के फेयर में सियासी दल जो है वो लोगों को जोड़ने नहीं देना चाहते एक दूसरे से। तो इसको लेकर परिस्थितियां गड़बड़ होती हैं। और यही वर्तमान, जब यदि हम कहें मिस्र से लेकर कई देशों में, दुनिया के कई देशों में जब अल्पसंख्यकों के जो कई कानून है उनको बदला जा चुका है। जिस तरीके से 3 तलाक का फैसला हम कहें भारत में अभी सरकार ने बदला है कि 3 तलाक को अमान्य घोषित किया है, तो पाकिस्तान में पहले से अमान्य घोषित है। दुनिया के 30-32 देशों में वो अमान्य घोषित है। उसको यदि कहे कि नहीं हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, तो ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं असर करती हैं। जी प्रभु जी, थोड़ा सा राजनीति से हटकर अगर बात करें, जब से अयोध्या का इशू फ्लेयर अप हुआ था, जब से इसे बहुत गति प्रदान की गई थी और कुछ गति इसने खुद पकड़ी थी, देश में एक वैचारिक संघर्ष भी छिड़ गया था। वैचारिक संघर्ष लेखकों के स्तर पर छिड़ गया था, वैचारिक स्तर क्रिएटिव लोगों के स्तर पर छिड़ गया था, जिनके बीच में जैसा कि भाजपा और कांग्रेस के डिफरेंसेस उसी तरीके के डिफरेंसेस इस इशू को लेकर थे और इतनी तीखी बहस होने लगी थी अपने अपने तर्कों को लेकर। तो क्या आज ये फैसला आने के बाद इस वैचारिक संघर्ष में, इस वैचारिक मतभेद में और ये वैचारिक जो विश्वमन जो होता है खास तौर से, उसमें क्या कोई सी कमी की उम्मीद की जा सकती है? प्रभु जी से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। तो जैसा कि अभी हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी ने भी इस बात को कहा कि इस फैसला आ जाने के बाद में होना ये चाहिए कि अब इस इशू को ख़त्म माना जाए, इस विवाद को ख़ासतौर से ख़त्म माना जाए और सारे जो भी हिंदू लोग हैं, जो भी मुस्लिम लोग हैं या जो भी देश की बाकी की जो आबादी है, जो आवाम है, उसको चाहिए कि अब इन सारे डिफरेंसेस को भुलाकर, राम जन्मभूमि के इशू को लेकर जो भी वैचारिक डिफरेंसेस बीच में पैदा हुए थे उन सबको भुलाकर वो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है, क्योंकि राजनीतिकरण, तो उसके चलते क्या होता है कि चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो नहीं पाती हैं। शुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ गई हैं इस मसले पर बात करने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता शुचि विश्वास लखनऊ से जुड़ गई हैं। शुचि जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी शुक्रिया, बताएं। जी जी शुचि जी, फैसला आ गया है, सारी दुनिया की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी। देश की जो अदब की राजधानी माना जाता है लखनऊ, वहां इस फैसले के आने से पहले और फैसला आने के बाद का क्या माहौल है? देखिए, इस समय तो पूरे देश का माहौल गमगीन है और कारण हाथरस की बेटी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसके परिवार से दाह करने का भी अधिकार छीन लिया और आधी रात को बिना उनके परिवार की गैर मौजूदगी में जिस तरह उसका दाह संस्कार किया गया और जो हैवानियत हुई और जो 7 दिनों तक उसको टरकाया गया, उसकी FIR नहीं लिखी थी। तो हमें राम राज्य है या राक्षसों का राज है, योगी राज है या अयोगी राज है, लेकिन जनता चाहती है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और जहां तक NCRB के आंकड़े हैं और जो लगातार शुचि जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था, इस वक्त अगर हम इस कोर्ट के फैसले के संदर्भ में बात करें तो क्या कांग्रेस इस बात को मान रही है कि इतने
वैश्विक जिस पर फैसले पर लोगों की निगाह लगी हुई थी, उस फैसले को थोड़ा पीछे करके हम ये सारी चीज़ें अभी बिसरा दें और इस बात पे कंसीडर करें कि भाई जो हाथरस वाला मामला है उस पर पहले चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस का स्टैंड है ये। देखिए, फैसले का स्वागत है ना, न्यायपालिका सदा सर्वोपरि है। अगर डीजीपी केशवर पांडे को टिकट मिल जाता है और मिस्टर गोगोई को राज्यसभा मिल जाता है तो जुडिशियरी की, जर्नलिज्म की और देश की क्या हालात है आपसे छूते नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की क्या पोजीशन है ये आपको मुझसे बेहतर पता है। वर्तमान में चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था की मंदी हो, चाहे 45 वर्षों की जबरदस्त बेरोजगारी हो, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं, लाखों स्टार्टअप्स बंद हो गए हैं, हजारों एंटरप्रेन्योर्स खत्म हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में ये जो फॉसिस्ट ताकतें आज सत्ता में हैं, सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही हैं। मैं न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती हूँ, शुचि जी, आपने सांप्रदायिक, मैं आपको टोकना चाहूंगा, माफी चाहता हूं, लेकिन कोर्ट के आप ये जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देना चाहती हैं, जो आपने बात कही, क्या ये आप कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कर रही हैं? क्योंकि चर्चा तो उसी बारे में हो रही है अपनी। कोर्ट फैसले का स्वागत है, लेकिन कोर्ट का हमें ये भी देखना है कि अर्नब के मुकदमे की सुनवाई 14 घंटे में होती है और अप्रवासी मजदूरों को महीनों समय ही नहीं मिलता। तो कोर्ट की आंखों पर भी पट्टी बंधी है और जीवा पर भी सरकार ने पट्टी बांध दी है। अगर ये फैसला मान लीजिए 32 लोगों के खिलाफ आया होता तो क्या आप मानती हैं कि कोर्ट ने सही किया है? मुझे कोर्ट के फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत है। मैं कोर्ट पे, जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, 125 करोड़ लोग उसमें आस्था रखते हैं, लेकिन संविधान और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, इससे भी मुझे इनकार नहीं। जी जी, शुचि जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस प्रवक्ता शुचि विश्वास लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी और उन्होंने इस बात को खास तौर से कहा कि कई ऐसे इश्यूज हैं जिनको पीछे कर दिया गया है, जिन पर आज प्रोमिनेंटली चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि जस्टिस गोगोई को जिस तरीके से ओबलाइज किया गया, उसके चलते जुडिशरी की क्या हालत हो रही है, ये किसी से भी बात छिपी नहीं हुई है। उनका ये भी कहना था कि देश में बेरोजगारी वगैरह जैसे बहुत ही अहम मुद्दों को पीछे करके, हाथरस जैसी वारदात को पीछे करके एक अलग किस्म का माहौल निर्मित किया जा रहा है। आगे बढ़ते बातचीत करने के लिए। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें बहुत अहम बात ये आ जाती है कि उसने भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे इस आरोप को काफ़ी हद तक कमज़ोर नहीं सिर्फ, बल्कि ख़त्म कर दिया है कि बाबरी को एक षड्यंत्र के तहत तोड़ा गया था, वहाँ पर ढांचे को, उसके लिए योजना बनाई गई थी, उसके लिए तमाम प्रयास किए गए थे। यहाँ हम एक जिक्र करना चाहेंगे गंगा प्रसाद तिवारी का, जो उस समय राम जन्मभूमि आउटपोस्ट पर पदस्थ थे, वहाँ के इंचार्ज थे, पुलिस की नौकरी करते थे, और उन्होंने इस बात को कहा था कि भाई मैंने वहाँ लोगों को भड़काते हुए सुना है, उस आधार पर सेकंड एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन आज के फैसले में बात साफ हो गई है कि भड़काने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, ये अचानक भीड़ के द्वारा की गई एक घटना थी, जो कोर्ट ने आज अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया था। अयोध्या से जुड़े इस महत्वपूर्ण फैसले पर हम अपनी बात जारी रखेंगे। कुछ देर बाद आपसे फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए अनादि टीवी।